प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग विज्ञान जीएस श्रृंखला में विज्ञान के बायोलॉजी सेक्शन को कर रहे हैं और जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है 2021 के पीसीएस की तैयारी और आरओ की तैयारी के पॉइंट से बनाया जा रहा है यह वीडियो आने वाले भविष्य में आपके समस्त परीक्षाओं में आपका साथी बनकर के आपके आगे चलने वाला है। इस उद्देश्य और विश्वास से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, तो स्पीड कम करते हैं। पीछे हम लोग किसको पढ़ रहे थे? कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। और कोशिका में हम लोग किसको पढ़ रहे थे? तो कोशिका में कल हमने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बेसिक अंतर क्या होता है हमने कल आपको बताया था। साथ में हमने ये बताया था कोशिका को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, कोशिका की संरचना और उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में हमने आपको बताया था। उसके अलग अलग ऑर्गेनेल के से हमने आपको परिचय कराया था। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा वो वीडियो आप एक बार क्या करिए, जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग कोशिका के पार्ट की तरफ चलते हैं और कोशिका को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे सिरे से कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। आज का जो उद्देश्य है, हम लोग कोशिका में सेल वॉल पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं यानी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और साथ में हम लोग साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा चेक करने वाले हैं। इतने पार्ट को हम टच करने वाले हैं। वक्त के ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं। तो एक सेकंड का वक्त दीजिए, हम आपको कोशिका प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने कोशिका को। तो कोशिका अभी तक आपके सामने दिख नहीं रही है। आ जाओ भाई, कोशिका कहां गई? हाँ, तो ये रही आपकी कोशिका। ए है एनिमल सेल। ठीक, एनिमल सेल का आउटलाइन डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में हमने कल आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर जब हम घुसते हैं तो इसमें हमको मिलता है साइटोप्लाज्म। ठीक, क्या मिल जाता है? घुला हुआ साइटोप्लाज्म मिल जाता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? कोशिका का एक जीव द्रव्य है और इसे हेक्सले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये मिल गया हमको क्या? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के एकदम अंदर हम देखेंगे कोशिका के बीच में, तो कोशिका के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और यही क्रोमेटिन फाइबर बाद में डीएनए का निर्माण करता है। ठीक, तो वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे माता पिता से कैरेक्टर हम तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, पादप कोशिका की बात करें तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ देखिए और कोशिका बनाएंगे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा, तो बस यहीं पर आप समझ लीजिए। थोड़ा सा मान लीजिए पादप कोशिका ऐसी नहीं होती, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, दोनों बनाएंगे तो वक्त जाएगा। तो पादप कोशिका में देखिए, इसको याद रखिएगा हर बार पादप कोशिका की बात करें तो इसके ऊपर ऐसे मैं आधा बना रहा हूं। ठीक, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका की बात हो रही पादप कोशिका में, ठीक है, प्लांट की कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, और इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसी को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग दो पार्ट को पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट हमारा क्या बनता है जिसका नाम होता है सेल वॉल, और दूसरा पार्ट क्या बनता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल मुख्यतः प्लांट कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसी के आधार पे सबसे पहले जब जीवों को बांटा गया था तो दो किंगडम में बांटा गया था। कैरोलस लिनियस ने जब जीवों को बांटा तो कितने भागों में बांटा? दो सिस्टम में बांट दिया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम, जल्दी बताइए, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कोशिका जिनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती थी वो किंगडम प्लांटी में चले गए, जिनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी किंगडम एनिमेलिया में चला आया। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब आएगा वक्त तब। तो यहाँ बात कर रहे थे, आज हमको पढ़ना है पहले सबसे पहले सेल वॉल को पढ़ लेते हैं। तो सेल के अंदर हमने आपसे बताया था तीन पार्ट पाए जाएंगे। एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक में हो जाती है दोनों। ठीक, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक, और तीसरा हो जाता है न्यूक्लियस। तो तीन पार्ट को हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा किसकी? कोशिका, जल्दी बताइए, कोशिका भित्ति की यानी सेल वॉल की।
सेल वॉल जो होती हैं ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेल वॉल का कार्य होता है, सेल वॉल सेल के ऊपर के एक रिजिडिटी प्रदान करते हैं, उसको ढकने का काम करते हैं, उसको एक क्या करते हैं, स्थान देते हैं जिससे वह सुरक्षित रहती है। तो यह उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करती हैं। ठीक, एक सेकंड। हाँ, उसके बाद बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की। अगर आगे बात करें तो कोशिका भित्ति में यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक, यह मजबूत होती हैं और छिद्रयुक्त होती हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मेन चीज यही याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ बढ़ाने के चक्कर मत पड़ो। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन किसी किसी जानवर में एक काइटिन की बनी होती है, काइटन की बनी होती है। ठीक है, किसी किसी में एक किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। ठीक, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टिन की और किसकी बनी होती हैं? तो यह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती हैं। 3 प्रकार से किसी तत्वों से मिलकर के बनती हैं, कोशिका बनी होती हैं। कोशिका भित्ति का मेन काम जो होता है यह पादप कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। बस इतना सा इसका काम है, इतनी सी इसकी महत्ता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग जो मेन पार्ट हमारा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दोनों में पाई जाती है। इसी बात को याद रखिएगा, किसकी बनी होती है? सेलुलोज काइटिन की बनी होती है, तो और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी मेन जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इन्हें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और इतना ही नहीं कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तीसरा पार्ट होता है, इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये मुख्यतः, हाँ देखिए एक चीज भूल गई, ये जो होते हैं निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निर्जीव पदार्थ की। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए, वहीं पे स्टार लगा के लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी। कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। मैं वही याद कर रहा था, कुछ भूल रहा था, तो निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यह सजीव पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सजीव पदार्थ की बनी होती है। इसे ये तीनों कहते हैं। दूसरी पॉइंट हो जाएगी कि यह सजीव पदार्थों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सजीव पदार्थों की बनी होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सजीव पदार्थों की बनी होती है, जिसमें इसी पार्ट में आगे लिखेंगे, जिसमें क्या पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड कहते हैं। जो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की जो, बस यहाँ फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगली पॉइंट लिखेंगे आप, कोशिका झिल्ली की जो संरचना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना अभी पढ़ी जाती है, जानी जाती, समझी जाती है, उसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसको? प्लाज्मा झिल्ली के बारे में सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, सिंगर और निकोलसन के बारे में। तो इन्होंने जो कोशिका की झिल्ली बताई थी, तो कोशिका की झिल्ली को इन्होंने इस प्रकार से बताया था। कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की होती है? इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है? इस प्रकार की होती है। जैसे कि ये रही झिल्ली को हम बना रहे हैं। ठीक है, बस एक सेकंड का आप वक्त दीजिए, झिल्ली आपके सामने तैयार है। सिंगर और निकोलसन ने इसे ढूंढा था और सिंगर निकोलसन ने इसका नाम क्या रखा था? कोशिका झिल्ली रखा था। इन्होंने बताया कि फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। और साथ में इन्होंने इसके बहुत सारे फीचर्स को बताया। इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के ऊपर किसकी लेयर होती है? लिपिड की लेयर होती है। किसकी लेयर है? ये लिपिड की लेयर है। और इसके अंदर में घुली हुई 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। एक प्रोटीन इसके एकदम अंदर में पाई जाती है, जिस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और एक प्रोटीन इसके ऊपर ऐसे उभरी हुई पाई जाती है, तो इसे हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। जबकि जो अंदर होती है उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं।
इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, चूंकि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है या फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड बाई लेयर की बनी होती है। यहाँ देखिए दो लेयर है फास्फोलिपिड की, और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कितने? और ये दोनों तत्व क्या होते हैं? सजीव होते हैं, सजीव पदार्थों की बनी होती है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंगर और निकोलसन ने ढूंढा था और इसका नाम इन्होंने रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम रखा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने देखा होगा जब आप कहीं होटल वगैरह में जाते हैं नाश्ता करने, भोजन करने या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक सेकेंड, वहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे एक टाइल्स लगी होती है, जो उनके यहाँ टाइल्स होती हैं जो दीवारों पे लगाते हैं, तो टाइल्स में देखते हैं कि एक अंदर से दानेदार संरचना नजर आती है। ठीक है, जैसे लगता है उसमें कोई फल है, कोई सेब है, कोई शेप बना करके वो रख देते हैं, और उस शेप को अंदर से लगता है 3 डायमेंशनल, वो बाहर की तरफ निकलने वाला है, जानवर वनवर बना देते हैं ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, या फ्रूट्स लगा देते हैं, जैसा किचन होता है तो उसमें फ्रूट्स लगा देते हैं, तो देखने में सुंदर लगता है। ठीक, तो इसकी जो संरचना है ऐसे लग रही जैसे कि कोई मॉडल है जो कि उसके ऊपर दानेदार संरचना नजर आ रही, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो भरी हुई नजर आ रही है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो मॉडल था वो क्या नाम रख दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सजीव पदार्थों की फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इनका काम क्या होता है और कुछ इसमें खास? हाँ, इनके काम की बात चलिए देखते हैं, अभी कुछ याद आएगा बताएंगे। इनका जो काम होता है, इनका नाम चयनात्मक झिल्ली होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इनका नाम चयनात्मक झिल्ली होता है। यह चयन करती हैं कि कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देना है और किसको कोशिका के अंदर नहीं जाने देना है। इस पदार्थ का चयन करने का काम कौन करती हैं? यह कोशिका झिल्ली करती हैं। कोशिका झिल्ली इतना ही काम नहीं करती, बल्कि यह काम और करती हैं कि यह अंदर के पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को, यानी कोशिका द्रव्य को जिसे हम कहते हैं, उसे ढके रहने का भी काम करती हैं। कोशिका झिल्ली पोरस होती हैं और ये अपने अंदर पदार्थों को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करती हैं। या किसी भी कीट या किसी भी बैक्टीरिया वायरस को चयन कर लेते हैं ताकि वो हमें डिजीज देने वाला है तो उसे बाहर ही निकाल देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जिनका शेप मॉलिक्यूलर शेप बहुत छोटा होता है और ये उसे रीड नहीं कर पाते, गलती से प्रवेश कर जाते हैं, फिर जाकर के इन्फेक्शन करते हैं। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए। अब इसका मुख्य कार्य जो होता है, तो हाँ, कोशिका झिल्ली जो होती है यह किसमें काम करती है? दोनों में, जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं, पादप कोशिका में भी पाई जाती हैं। ठीक, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये बात आपने समझ ली, किसकी बनी होती है? जल्दी बताइए भाई, किसकी बनी होती है? सजीव पदार्थों फास्फोलिपिड बाई लेयर की बनी होती है। इसका मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और इसी के पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। इनका मुख्य कार्य और कुछ होता है, जैसे कि ये ऑस्मोसिस करते हैं, डिफ्यूजन डिफ्यूजन करती हैं, ऑस्मोसिस करती हैं। ठीक है, सेल साइटोसिस, परमियाबिलिटी की घुल। ठीक, इन 3 पार्ट को आपको समझना है। परमियाबिलिटी का मतलब होता है कि ये किसी पदार्थ को घुलनशील बना देती हैं। जैसे जो घुलनशील पदार्थ आएगा उसे परमेबल दे देती हैं। हाँ भैया तुम्हें रास्ता है, तुम जाओ या ना जाओ, जो काम लायक हो, तो मतलब सिलेक्टिव परमेबल जैसा मेम्ब्रेन का काम करती है। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन चयनात्मक झिल्ली का काम करती है। यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है, इसे समझना बहुत जरूरी, बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। और मुख्यतः अगर आप साइंस बेस्ड होंगे और आपको छोटा सा कोई इंटरव्यू देने आप जाएंगे तो मुझसे लिखित रख लीजिए, आप लिख करके कहीं रख लीजिए, डेट टाइम समय आज का, आपसे यह प्रश्न 100% पूछा जाने वाला है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या होने वाला है। अगर आप साइंस बेस्ड के स्टूडेंट हैं तो आपसे बात पक्का पूछी जाएगी, आप नोट करके लिख लें। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं, विसरण कहते हैं।
अब इसको हम लोग समझते हैं विसरण का मतलब क्या होता है। कोई भी, चाहे देखिए अलग अलग बुक में कंसंट्रेशन पावर के हिसाब से, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है, जिसमें आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग छोड़ करके आप समझिए, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हर एक पदार्थ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। इस बात को एकदम छोड़ दीजिए, इसमें टेंशन मत लीजिए, बस याद करके दोनों को, ऑस्मोसिस को, डिफ्यूजन को, दोनों को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कराइए। ठीक, सॉल्युबिलिटी के आधार पर मत जाइए, नॉर्मल बेस पे समझ लीजिए। नॉर्मल बेस पे आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बेस पे आसानी से समझ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी के बेस पे समझेंगे तो नॉर्मल बेस समझने में बड़ी कठिनाई हो जाती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को आज खत्म करेंगे हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप इसको समझने लगेंगे। जैसे देखिए हर एक पदार्थ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, वह सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों कंडीशन में होता है। डिफ्यूजन जो होता है ये तीनों कंडीशन में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस कंडीशन में। ठीक, एक किधर से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा रूम है जिसमें मैं हूं इस समय अकेले, तो इस अकेले से रूम में मैं अकेले बोल रहा हूं, मुझसे आप सब जुड़े हुए हैं, लेकिन यहीं पे अगर मैं एक अगरबत्ती लगा दूं, वह अगरबत्ती का धुआं निकलेगा और धीरे 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 क्या होगा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का एयर है, उस एयर में क्या होगा, घुल जाएगा, उसकी सुगंध मुझे आने लगेगी। भले वो किसी कॉर्नर में लगा हो, मॉर्टिन लगा हो, या कोई पड़ोसी के घर में भी लगा होगा, अगर हवा से आ रहा होगा अंदर तो घुल जाएगा। यानी उसमें सुगंध की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और वो सुगंध की मात्रा हमारे इस रूम के एटमॉस्फेयर में क्या हुई, घुल गई, जिससे क्या हुआ कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन, अगरबत्ती में बहुत ज्यादा सुगंध था, लोअर कंसंट्रेशन जहां पे गंध नहीं थी, सुगंध नहीं थी, वहां पे पहुंच गई। उसी प्रकार जब आप डिओड्रेंट लगाते हैं या स्प्रे लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या होता है कि आप पार्टी में जाते हैं तो वहां पे वायुमंडल में, जो वहां का वायुमंडल होगा, जो आपका वहां पे क्षेत्र होगा, जो आपका दायरा रहेगा 2-4 लोगों का, उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी से निकलने वाली वो सेंट की महक धीरे धीरे फैल जाएगी। लोग समझ जाएंगे कोई स्प्रे लगाया है, कोई सेंट लगाया है। इत्र लगाते हैं तो उसी तरह से फैल जाता है। कैसे फैलता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आप बताइए कि आप सेंट कैसे लगाए हैं, वेपर कंडीशन में, आपके शरीर से टूट जाना था, लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो धीरे धीरे उड़ते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि ये तीनों में पाया जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चलता है, और ये सब में पाया जाता है। सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी, गैस में। सबसे तेज इसमें जो काम करता है, सबसे फास्टेस्ट गैस होती है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। लेकिन डिफ्यूजन के बाद जो ऑस्मोसिस होते हैं, ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं, तो ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। और ऑस्मोसिस जो होती है मुख्यतः, ऑस्मोसिस किसमें पाई जाती है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ, जल्दी बताइए किसमें पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है। तो ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके माध्यम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ये भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, ये भी जा सकता है। ठीक, यहां पे यही कंफ्यूजन है। कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं होता। वाटर, यहां पे बस इतना याद रखिए कि पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। जबकि डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मूव करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्ट, दोनों चीजें, और पूरी तरह से कोश का भित्त और कोश का कला, जिसको हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा झिल्ली, दोनों आपको बहुत आसानी से याद हो गई, समझ में भी आ गई, और आप अपने दोस्तों को बढ़ा दीजिए। कल की जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी जीवद्रव्य। अभी हमने आपको एक बार बताया अभी एक वीडियो में कि हम क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। अगस्त से आपकी क्लासेस थोड़ी सी स्पीड में हो जाएंगी, क्योंकि अगस्त से हमारा टारगेट है 30-90 दिन में हम इस कोर्स को, बायोलॉजी को खत्म करने वाले हैं। और मैं फिर से आप कहूंगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री क्लास है, आप देखेंगे कि आपको हर एक चीज फ्री में बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।